अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट रिज़ल्ट का पहला लेक्चर 30 स्टार्ट कर रहे हैं हम। वैसे तो आप हजरात पे कोई असरात इस रिज़ल्ट के थे नहीं, 2-4 बच्चों ने जो बी लॉ दिया हुआ था वो भी माशाल्लाह अच्छी ही रिपोर्ट्स हैं। तो बहरहाल रिवायत के मुताबिक, बल्कि बच्चों की आदात के मुताबिक FAR1 का रिज़ल्ट अगेन आपने देखा, सबसे कम इसी का ही रिज़ल्ट था। तो आपने इस चीज़ को तोड़ के दिखाना है इस दफ़ा इंशाल्लाह, ठीक है ना। 28% आई कैप की बात कर रहा हूँ। अपने बच्चों का तो ये हिसाब होता है कि पहले दिन अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, फिर दूसरे दिन से मशवरा शुरू होते हैं। तो बस आपकी मेहनत की कमी है और कुछ भी नहीं है। यही स्टूडेंट जो FAR1 पास करके FAR2 में जाते हैं, अमंग हाईएस्ट रिज़ल्ट 44% के करीब रिज़ल्ट है, CMA से भी ज़्यादा। तो मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ना आ जाता है, पता लग जाता है कि कितनी मेहनत चाहिए। जो FAR1 पास कर जाते हैं तो वो फिर FAR2 में ऐसे करके पास करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना। अच्छा जी, कोई 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क में। भाई बात सुने, भाई तो चले गए, भाई को ज़रा बुला लें। हाँ जी अच्छा जी, अब ये 2 क्वेश्चंस थे नए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। किए ट्राई यार। चार्जर होगा वो ला के देता होता है असगर। कौन सा पहले करना पसंद करेंगे, 3 या 4? आप 3 पसंद करेंगे ना, फिर 4 करते हैं। आप घर गए थे? नहीं गए थे, फिर क्यों नींद आई हुई? अच्छा जी, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी ऑन प्लांट फॉर द ईयर 30 जून 2018। आसान सवाल है, बल्कि बहुत ही आसान सवाल है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स हमने भी नहीं ना पढ़े, इसके पढ़ लिए, ऐसे पढ़ लिए कि गुजारा भी अच्छा हो गया, MCQs भी हो जाएंगे। बाकी MCQs के लिए ही उनको हमने पढ़ना था। ऐसे बस याद रख लें कि उस टेबल में, उस लिस्ट में कौन से एक्सटर्नल हैं, कौन से इंटरनल हैं। पहले बात ये जहन में रख लें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उनमें से एक्सटर्नल वाले जहन में रख लें, वो 3 हैं, बाकी इंटरनल वाले हो गए। ईजी है, इतना ही याद रखना है। बाकी पेपर की हद तक वो आपको बताता है किस तरह से समझ आ रही थी सवाल से। जैसे यहाँ पे देखें, PPE डिस्क्लोज इन ड्राफ्ट बताया था ना, ड्राफ्ट किसे कहते हैं, जो अभी फाइनल नहीं है, अनऑडिटेड, ठीक है ना। मतलब कि इसमें कोई गलतियां निकलेंगी तो वो सही कर लेंगे। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो PPE डिस्क्लोज हो रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें एक प्लांट है जिसकी कैरिंग वैल्यू है 610 मिलियन। कैरिंग वैल्यू किसे कहते हैं, नई चीज़ आ गई है ना। और बुक वैल्यू को, यानी बुक वैल्यू निकली हुई है 30 जून 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो आपका PPE है, उसमें जो प्लांट जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 610 मिलियन। द परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट हैज़ बीन डिटीरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज़ अफेक्टिंग APL's सेल। अब ये इंडिकेटर्स के अंदर परफॉर्मेंस, वैसे ज़रा इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, लेकिन वैसे ज़रा परफॉर्मेंस जो है उसका अंदाज़ा गड़बड़ हो तो ये आपका इंटरनल इंडिकेटर होता है, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल में तो 3 ही चीज़ें थी गालिबन। चले खैर छोड़ें, मैं इंटरनल एक्सटर्नल की लड़ाई नहीं कर रहा। बहरहाल परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, जिस वजह से APL की सेल भी अफेक्ट हो रही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन या एस्टिमेट्स रिलेट टू प्लांट फॉर द ईयर 30 जून 2019। इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, बिल्कुल यही लेने होते हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही जो इनफ्लोज हैं, भाई पेज नंबर 350 है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो बस कर दें, अब पहुंच भी जाएं। 3 छुट्टियों के बाद आया ना, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना, रीस्टार्ट हो रहे हैं अभी। अच्छा जी, तो इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट, ओके होगा, इनफ्लो है। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, हमें भी यही चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट आउटफ्लो है, डेप्रिसिएशन बीच में पड़ी होती माइनस कर, अलग पड़ी होगी तो इग्नोर करेंगे, ऐड करें, इग्नोर। अच्छा, वैसे ही आउटफ्लो नहीं लेना। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 एक्रूअल, नहीं, 18 का खर्चा था, 18 में इनकर हुआ था, पे 19 में हो रहा है, नहीं, ये नहीं लेना, तो ये मैंने सही नहीं किया टिक। ये डेप्रिसिएशन है, ये भी नहीं होना, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों नहीं लेना डेप्रिसिएशन, नॉन कैश है, हमने कैश फ्लोज लेने हैं, याद रखना। वैल्यू इन यूज के अंदर कैश फ्लोज, फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, कैश फ्लोज के अलावा नहीं, इनकम्स एक्सपेंसेस ही लेने। अच्छा, हो सकता है जो कमाया यानी इनकम वो आ भी गया,
उसी पीरियड में कमाया, उसी पीरियड में आया, जो एक्सपेंस इनकर हुआ उसी पीरियड में इनकर हुआ, उसी पीरियड में पे हो गया। तो ये तो आइडियल सिचुएशन होती है ना, ठीक है। लेकिन एक्रूवल किसे कहते हैं? इनकम कमा ली है, कमा लिया है लेकिन आ लिया नहीं है कमा लिया है लेकिन अभी आया नहीं है। रिसीवेबल, खर्चा इनकर हो चुका है लेकिन अभी पे नहीं हुआ, ये एक्सपेंस पेएबल होता है, ठीक है। तो एक्रूवल्स नहीं, ये इनकम्स एक्सपेंसेस नहीं लेने हमने, क्योंकि इनकम या एक्सपेंस का ताल्लुक कैश के आने जाने से नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम P&L नहीं बना रहे, यहाँ पर हम आज खड़े होकर फ्यूचर में जो इसने कैश फ्लोज इनकर कमाने हैं या आउटफ्लोज होने हैं, उन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो याद रखना कैश फ्लोज, आई के अपने दफ़ा ये छेड़खानी की थी, बहुत सारे बच्चे जो है वो इनकम एक्सपेंसेस, उसने इनकम्स भी दे दी और रिसीट्स भी दे दी, कैश रिसीट्स, एक्सपेंसेस भी दे दी और पेमेंट्स भी दे दी। अब बच्चों ने अन्यवाद जो है वो इनकम एक्सपेंसेस उठाए, हालांकि ऐसा तो नहीं करते होते, ठीक है। पहले दिन से बताया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ठीक है। चलो, तो ये नहीं आना। वैसे हमने उस एग्जाम्पल के अंदर इसको देखा हुआ था। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी, ये सिर्फ अगले एक साल की बात कर रहा है। वैसे हम खड़े हैं 30 जून 18 पे और उसने सिर्फ अगले एक साल के कैश फ्लोज दिए हैं 30 जून 19 के, शायद एक ही साल चलना होगा या आगे जाके बता देगा, आगे कुछ साल रहते हैं और फिर उसके अंदर को ग्रोथ रेट दे देगा, तो हम उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मतलब वो कहता है मिसाल के तौर पे लाइफ इतनी बाकी है, मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पे देखकर अभी सिर्फ एक साल के 18 के एंड पे खड़े हैं, 19 वाले साल के कैश फ्लोज की बात करें कि 19 में हम इसको अपग्रेड करेंगे, प्लांट को अपग्रेड करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है सिर्फ 19 ही लाइफ हो सकता है आगे जाके कहे रही रिमेनिंग लाइफ अभी 3 साल 4 साल 5 साल है, और फिर इन कैश फ्लोज को ही क्या कहेगा, बढ़ा लो या कम कर लो। एक ही ग्रोथ रेट दे सकता है तो नेट कैश फ्लो को बढ़ा लेंगे कम कर लेंगे, और अगर अलग अलग कर दे तो अलग अलग बढ़ाना कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपग्रेड फ्यूचर में अगर आपने करना है तो ये आउटफ्लो बोल दो और सुते हुए हाले तक कुछ सफ़र में हैं, आधे तो हैं भी हैंगओवर ही नहीं गया सफ़र का है जी। जो ट्रेन पे आए होंगे वो ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। अभी ट्रेन पे कोई आया हो, ट्रेन पे कोई सफ़र कोई भी नहीं करके आया, करके आते तो आपको पता लगता 2 दिन आप क्लास में बैठे हुए ऐसे ऐसे हो रहा था अच्छा, तो ये अपग्रेड फ्यूचर की अपग्रेड की कॉस्ट हमने नहीं लेनी, और इस अपग्रेड से जो एडिशनल इनफ्लोज आएंगे वो भी हमने नहीं लेने। चलो, अच्छा, एंड पे एक लाइन लिखनी है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो छोड़ने हैं ना बस एक लाइन में लिख देना है, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। क्या लिखोगे ऐसे, डेप्रिसिएशन एक्रूवल ऑफ 18 एंड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। बस बता दो कि मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, ये नहीं कि मैंने समझ नहीं सी आ रही। देखो ना, 2 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, एक को पता है कि अपग्रेड की कॉस्ट नहीं लेनी, दूसरे को पता नहीं लग रहा था, दोनों ने छोड़ दिया, तो बराबर नंबर मिलने चाहिए। एक ने समझ के छोड़ा, कॉन्सेप्ट है, और दूसरे को समझ नहीं आई थी, उसने छोड़ा, नहीं लेना था दोनों जगह पे, तो फर्क क्या होगा? फर्क तो कोई ना हुआ, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए जो आपने छोड़ा है, समझ के छोड़ा है, उसको बताओगे मैंने ये खुद छोड़ा है, मुझे पता है कि ये इंक्लूड, बस इतना लिख दो कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एडिशनल कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड नहीं, सही है ना। अपग्रेड की कॉस्ट भी नहीं और उसके एडिशनल कैश फ्लोज भी नहीं, पढ़ के आए थे। अच्छा, ये भी ICAP का एक पास पेपर है, ये जब FAR1 पुराना पास पेपर है, ठीक है। लेकिन मैं जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ये फिर क्वेश्चन बैंक के अंदर, ये बल्कि नहीं पास पेपर नहीं है, ये जब पिछले सिलेबस पुराना सिलेबस था ना, जो इस 5-6 अटैम्प्ट पहले जब हुआ करता था, उस वक्त जो मॉडल पेपर होता था, ये मॉडल पेपर के अंदर सवाल था। मॉडल पेपर भी होता है ना ICAP का पड़ा हुआ वेबसाइट पर, ठीक है, तो मॉडल पेपर का ये सवाल था। अच्छा, चलें, एडिशनल इनफ्लोज हो गए, नहीं लेने। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कोई कैश फ्लो नहीं लेना, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल, टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट नो, ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या है, आ गया, ले लो। अच्छा, कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020। नहीं, ये नहीं चल रहा, फिर दूसरा देगा, दूसरा उसको फ़ोन करके पूछ लो। अच्छा भाई, एक ही क्या उसने क्या कहा है, कैश फ्लोज प्लांट के डिक्रीज होंगे, तो सारे कैश फ्लोज ही हैं, मेरे ख्याल में एक ही ग्रोथ रेट था, एक ही था ना। तो 19 के साल के ये कैश फ्लोज हैं, इनको नेट लेकर उसके बाद फिर उसको ग्रो करवा लेना, ठीक है, ग्रोथ रेट कम करा लेना, ठीक है। तो 19 का ये डेटा, और फिर फ्रॉम 20 एंड ऑनवर्ड्स, अभी ये नहीं पता कि कितनी लाइफ बाकी है, लेकिन 19 का तो ये आ गया ना,
15% कम होगा और ऑनवर्ड्स पता नहीं कितने साल जाता है, हर साल 15% कम होना है। ये आसान सवाल है इसलिए पहले करा रहा हूँ। द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अच्छा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 3 साल। यानी कि 19 का डेटा दे दिया, ये 19 भी 1 साल है, पता है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, 18 के एंड पे। तो 19 1 साल, 20 दूसरा और फिर 21 तीसरा, 3 साल है। और तीसरे साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेल प्रोसीड्स एक्सपेक्टेड है तीसरे साल के एंड पर, जो कि वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में आएगी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल होगी आज की वैल्यू, ठीक है। ये तीसरे साल के एंड पे मिलना एक्सपेक्टेड है, तो ये फ्यूचर कैश फ्लो की कैलकुलेशन में आ गया, ठीक है। एन ऑफर हैज बीन, याद है आगे 37 कर रहे थे और इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड और बुक वैल्यू को कंपेयर करते थे रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें आती थी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल होती थी। कॉस्ट सेल में क्या क्या आता था, क्या क्या नहीं आता था, याद आ रहा है कुछ, वो कर रहे थे। चलो शुक्र है कुछ कुछ याद है। An offer has been received to buy the plant immediately for rupees 570, ये क्या है, फेयर वैल्यू। बट APL हैज टू इनकर फॉलोइंग कॉस्ट, वो जो हमने कॉस्ट टू सेल पढ़ा था वो भी काम आ गया। कोई भी चीज़ जो है वो नफ़े से खाली नहीं होती, पढ़ी हुई छोटी से छोटी चीज़ भी सवाल के अंदर जो है वो टेस्ट हो जाया करती है। ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, बिल्कुल ये कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। फॉलोइंग कॉस्ट, ये कॉस्ट कौन सी हैं, ये कॉस्ट टू सेल, ओके। तो कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, अब आपने डिसाइड करना है। तो कॉस्ट टू सेल में 45 ने आना है। लीगल कॉस्ट, ओके। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, समझो ना, वो कहता है जब हम प्लांट को इस प्लांट को डिस्पोज करेंगे उसके बाद फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई और प्लांट लगाएंगे या कोई और, भाई ये तो कोई बात नहीं, एसेट तो बिक जाना है, उसके बाद की कॉस्ट जो है वो आपकी इस एसेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं लेना। जी बेटा, लीगल कॉस्ट मिसाल के तौर पे आपने जो बेचना है, तो जब आप कोई चीज़ खरीदने बेचने जाएँ ना, कभी आप जब किसी ऐसे अनजान बंदे से ख़रीदेंगे, वैसे तो जानने वाले से भी ख़रीदें तो काम पूरा करना चाहिए, शरीयत का भी मिजाज यही है और कानून भी है, लेकिन आप कहीं अनजान बंदे से जब ट्रांजैक्शन करें, गाड़ी लेने गए हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ स्टैम्प पेपर वगैरह के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं, तो स्टैम्प पेपर की एक कॉस्ट होती है। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं है इन बातों की तो आप एक वकील को भी साथ ले लेते हो कि तुम्हें भी इसकी फ़ीस दूंगा लेकिन मेरे साथ आओ, ताकि कानूनी जो नुक्ते हैं वो सारे इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो जो है वो तसल्ली हो मुझे उसकी, ठीक है। तो वो जो वकील को कॉस्ट आपने पे की, या जो स्टैम्प ड्यूटी पे की, या जो गवर्नमेंट को कोई आपको पे करनी पड़ी कोई फ़ीस, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, लीगल फ़ीस में तो सारा कुछ ही आ जाता है, लीगल कॉस्ट, ठीक है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज़ 9%, यार ये तो आसान सा सवाल है। इधर देखो, बुक वैल्यू 610 रुपीज़ इन मिलियन, फटाफट सवाल कर लेंगे, रुपीज़ इन मिलियन। अच्छा, उसके बाद एक अभी हम नीचे क्या करेंगे, वर्किंग 1 में रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। ज़रूरत है नोट करने की, करके आए आप लोग तो बस देख लें, तरीका अगर अच्छा लगे तो वेर एंड पे पिक्चर ले लेना, भी हमने ऐसे किया था, नहीं यार ये वर्किंग ऐसे करते तो अच्छा होता। बाकी ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप खुला डुला चलें, अपना जो है ना अपने दिमाग को चलने दिया करें जिधर को जाए। वर्किंग में कोई पाबंदी नहीं मैंने कभी लगाई, ना मेरा दिल होता है ऐसे खाम खाम में अपने आप को पाबंद नहीं करना, मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे पाबंदी हुआ करेगी, ठीक है। ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट के तहत आपने करना है। अच्छा जी, अब वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। आसान चीज़ क्या लग रही है आपको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी बताई थी जिन्होंने, 570, और कॉस्ट टू सेल में 45, अलग अलग लिखो, 45 और 10, ठीक है। क्या आंसर आया, 515। अब इसके नीचे एक छोटा सा आपने नोटू डाल देना है, छोटा सा, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे जो आपने इग्नोर किया ना वो लिख देना है आपने, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इन यूज़ निकालेंगे यहाँ पर। चलो पहले अब छोटा छोटा, या वर्किंग 1.1 कर दो या नोट 1 नोट कर दो, ठीक है ना। नोट नंबर 1 लिखना है, वर्किंग 1.1 लिखना है, मेरे ख्याल में तो नोट 1.1 ठीक है। नोट 1, यहाँ पे नोट 1 डालें, 1.1 नोट 1 डालें और लिखें। अभी जो आपने एक इग्नोर किया वो लिखें। क्या इग्नोर किया जी,
कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ reorganization of production process is not included in cost to sell. डन जी। अब उसको पता लग गया कि इसको पता था। ओके, आगे बढ़ो। अब वैल्यू इन यूज़ की बारी आती है। वैल्यू इन यूज़ के लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बल्कि मैं वर्किंग नंबर 2 कर दूं, वर्किंग 2 जी। इसमें मुझे क्या चाहिए, मैं कैश फ्लोज निकाल रहा हूँ, बल्कि यूँ कर लेते हैं, मैं हेडिंग देता हूँ नेट कैश फ्लोज, ठीक है जी। अब नेट कैश फ्लोज की वर्किंग है, हम खड़े हैं 18 के एंड पे, 30 जून 19 का साल है। 30 जून लिखूं या चलो लिख देते हैं, 30 जून 19, 30 जून 20 और 30 जून 21, ठीक है। आसानी हो जाती है, इस तरह से लिख लेंगे। बाकी डिस्काउंटिंग तो हम ऊपर ब्रैकेट में ही कर लेते होते हैं फिर जाके, वो मसला कोई नहीं, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब जो कैश फ्लोज लेने हैं वो पहले लिख लेते हैं, जो छोड़ने हैं उसके नीचे फिर नोट 2 डाल के ऐसे अंग्रेजी लिखते हैं। समझ आ रही है अप्रोच की जी। अब इनफ्लोज फ्रॉम सेल, ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, बस। तो क्या नाम है इसका, चलो इनफ्लोज फ्रॉम सेल ही लिख देते हैं, इनफ्लोज फ्रॉम सेल। अगली बात पता ही है आपको, वो सेल इसी प्रोडक्ट की थी, ठीक है। बताओ जी, 250। उसके बाद आउटफ्लोज में ऑपरेशनल कॉस्ट लेनी है आपने और मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है जी, 25। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट 15। और कुछ एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि एंड वाले साल में आपने एक चीज़ लेनी है जो आप भूलते होते हैं। डिस्पोजल जो रेजिडुअल वैल्यू गिवन है वही डिस्पोजल प्रोसीड होगी ना, अगर कोई और बात नहीं बताई तो एक्सपेक्टेड वही है कि एंड पे मिलेगा, ठीक है। ओके चल, अच्छा अब अभी फ़िलहाल तो चलो वो भी लिख ही लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं, बाद में ऐसे भूल जाए उससे बेहतर है जी। डिस्पोजल प्रोसीड्स या नेट सेल प्रोसीड्स, उसने कोई नहीं बताया कॉस्ट टू सेल का, तो नेट भी यही है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, बाद में ना भूल जाता है बंदा। नेट सेल प्रोसीड्स, और ये आखिरी साल में कितनी है, 100, ये एंड पे लिख लिया, ठीक हो गया। बताओ जी नेट, बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी शरारत कर रहा हूँ, क्योंकि इस 100 ने तो नहीं बढ़ना, वो तो अपनी जगह पे कायम है, ठीक है। लेकिन बाकी जो हैं इन्होंने 15% से कम होते जाना है, ठीक है। तो ये फनकारी लगा लेते हैं छोटी सी जी, नेट कैश फ्लोज, और साथ में छोटा सा यूँ लिख लो, एट द रेट ऑफ, क्या ग्रोथ रेट है, 15%। डिक्लाइन जब बस आपने 15% लिख दिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप हर दफ़ा 15 काम करते जाना, कोई ज़रूरत नहीं वर्किंग फिर शो करने की, काम चलेगा जी। पहले साल 200 बनता है ना, 200 नहीं बेटा, ये अभी नेट ये देखो 19 का नेट कैश फ्लो जो आएगा वो एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 19 वाला तो ठीक हो गया ना, 19 वाले को नहीं छेड़ना, लेकिन 20 और 21 में इसको 15% कम करना है ना, ठीक है। तो पहले मुझे 19 का बताओ, 210। अब इस 19 को मैंने यहाँ लिख दिया 15%। अब आपको पता है बढ़ाना नहीं है, कम करना है। कैलकुलेटर भी करना था, अगर बढ़ाना होता तो हम कहते 210 इंटू 1.15, बढ़ रहा है 15% से बढ़ रहा है, और कम करना है तो इंटू 85%। नहीं समझ आ रही ये क्या है असल में, ये ऐसे है, नेट कैश फ्लो आ गया ना 210। अब ये 210 जो है ये 10% बढ़ाना होता, 15% बढ़ाना होता तो हम करते 1.15, लेकिन ये कम करना है, 100 में से 15 कम कर देना तो 0.85, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको फिर ऐसे ही आपने इंटू 0.85 करते जाना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर दें, ऊपर लिख दिया आप, 210 को 85 से मल्टीप्लाई करो, 179, और फिर इस 179 को
85 से % मल्टीप्लाई करो 152। चलो जी, तो ये 210 ही रहा, ये 179 ही रहा और ये 252 हो गया। कोई मसला बोलो? तो नेट कैश फ्लोज आ गए। ठीक है, अब ये नेट कैश फ्लोज हैं जिनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी निकाल सकते थे और ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ले जाते, लेकिन बस एक तरतीब रखी हुई है, कैश फ्लोज निकालनी है वो कर लेंगे, लेकिन नोट नंबर 2 डालना ना भूलें। नोट 2 में आपने अब क्या बताना है, जो जो चीज़ें आपने इग्नोर की। ये एक लंबी लिस्ट बन रही है, तो आपने लिखना है डेप्रीसिएशन, एक्रूवल ऑफ 18, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी एंड इट्स एडिशनल इनफ्लोज, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, और ये सारे आप मुझे लिखवाते जाओ। ठीक है, तो शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले क्या है? डेप्रीसिएशन, एक्रूवल्स ऑफ एक्रूवल्स ऑफ 2018, कैपेसिटी इंक्रीज, कॉस्ट या प्लांट कैपेसिटी जो भी लिख लें, कैपेसिटी इंक्रीज कॉस्ट एंड इट्स एडिशनल इनफ्लोज, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज एंड टैक्स वाला क्या है वो, क्या लिखा हो, एंड टैक्स पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन, आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज। ठीक है, या नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन, जैसे भी लिख लो, वाइल, ताकि उसको पता लग जाए बस, वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज। ठीक है जी, ओके डन। चलो, या आर इग्नोर्ड इन अबव कैश फ्लोज, यूँ भी लिख सकते थे, आर इग्नोर्ड इन अबव कैश फ्लोज, और फिर उनको वैल्यू इन यूज में देंगे। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। अच्छा जी, अब वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन है, 3 कैश फ्लोज हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तो आपका एनवीटी का फॉर्मूला लग नहीं सकता, तीनों को अलग अलग आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है 210, क्या परसेंट है जी रेट इनका, तो 210 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर, इसको 1 साल पीछे बुलाना है। बोलो, ये गलत, हाँ लग रहा, हम 18 के एंड पे खड़े हैं, ये बुक वैल्यू 18 की है, ये फेयर वैल्यू कॉस्ट 18 की है, यानी 30 में 18 की, और ये वैल्यू यूज भी 18 की निकालनी है, 30 में 18 की। अब ये 19 वाला कैश फ्लो 1 साल पीछे आएगा तो 30 में 18 पे आएगा, 20 वाला 2 साल पीछे आएगा और 21 वाला 3 साल पीछे। ओके, चलो मैं भी तस्वीर खिंचवाता हूँ, फिलहाल ज़रा ये कर लें। प्लस दूसरा कैश लो 179 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर -2, प्लस तीसरा कैश लो 252, बच्चे ये 100 भूल गए होंगे बच्चे, जो भूले होंगे तो, इंटू 1.09 रेज़ टू पावर -3। ठीक है जी, लें जी आंसर बताएं। 538। अब रिकवरेबल अमाउंट लोअर या हायर, लोअर या हायर, मैक्सिमम रिकवरी कितनी आ रही है, रिकवरेबल अमाउंट ये होती है, तो इसलिए हायर। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट आ गई, रिकवरेबल अमाउंट हमने लेनी होती है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करो हायर। ठीक है, कितनी जी, 538। अच्छा, वैसे एमसीक्यूज में भी शायद काम दे जाए, एमसीक्यूज किए थे इसके, सारे हो गए थे, सारे मैंने सारे करवाने हैं क्विकली, सही देखें। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लेते फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वही आ जाती 610 से ऊपर, तो क्या वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी, फिर अपना वक्त बचाते। बस अगर एक चीज़ ज़्यादा आ गई है तो फिर चाहे ये कम भी होती रहे, इधर से जो हायर लेना है तो इम्पेयरमेंट तो नहीं आएगी। तो अगर इन दोनों में से कोई एक बुक वैल्यू से ऊपर चला जाए तो दूसरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, चलें जी, अब ये 538 है, इसको कंपेयर करना है हमने 610 से, और ये एसिड है, एसिड को किस पे नज़र आना चाहिए, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है ना, यानी ओवर स्टेटेड ना हो,
हमारा एसेट मैक्सिमम फ्यूचर में 538 की रिकवरी करके दे रहा है, किताबों में 610 पे आ रहा है, तो ओवर स्टेटेड है, औकात से बाहर है, तो इसको राइट डाउन करके औकात पे लाना पड़ेगा, लोअर पे रखना होता है। ठीक है, तो एक लाइन हमने आदत यूँ बनाई हुई, एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं रिवाइज बुक वैल्यू। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू जो होती है ये दरअसल रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। ओके, और ये हमने निकाली है वर्किंग नंबर 1 से, और ये आई है 538। तो 610 वाले एसेट को 538 पे लाना है तो 72 का ये लॉस आ गया। इसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं है, इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ओके डन। चलो, ये ऐसे भी लिख सकते थे, 610 के नीचे इसको लिख लेते, लेकिन हमने ज़रा तरतीब यही रखी हुई, क्योंकि अगर यही वर्किंग आगे चलानी हो हमें, तो अब ये 538 ने फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिशिएट होना है, तो 538 रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन बैंक का 4 है, एप्रीकॉट। एप्रीकॉट ही था ना? हैं? हाँ, APL। ठीक है, चलो। वैसे तस्वीर इससे बेहतर हो सकती है अगर इसको ऊपर ले आए ना, इसको। चल, अब बेशक खींच लें तस्वीर। जी चलें आगे। जी भाई, इम्पेयरमेंट लॉस क्लोज कब किया हमने? तो भेज ही प्रॉफिट लॉस दिया। हाँ, अगर आप क्लोजिंग एंट्रीज के हिसाब से सोच रहे हैं तो पीएनएल में ही जाता है। नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की ही तो पासदारी की जा रही है। वो एक ही जैसी चीज़ है। प्रूडेंस और मैचिंग बड़े मिलते जुलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है कि अगर आपके एसेट की परफॉर्मेंस इस साल में गिर गई है तो फ्यूचर में इसके लॉसेस क्यों लेने, इसको आज ही। और फिर दूसरी बात, एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना, लाइबिलिटीज़ को अंडरस्टेट नहीं करना, इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना, एक्सपेंस को अंडरस्टेट नहीं करना। ये मैचिंग और प्रूडेंस ना बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं एक तरह से। ठीक है ना? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन कैसे है आपके ख्याल में? तो नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस एक ही पीरियड में आए। तो यहाँ पर हमने रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को उन्हीं पीरियड्स में ही रखा है। ये तो हम आज खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू में कितना कमी आ गई है कि जो फ्यूचर में हमें लॉस देगी। प्रूडेंस कहता है फ्यूचर के लॉस को आज रिकॉर्ड करो। नहीं कर सकते बेटा, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है? ये इम्पेयरमेंट है, डेप्रिसिएशन नहीं है। ये किसी एक हादसे की वजह से ये काम हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको ज़रा ये परफॉर्मेंस वाली बात समझ नहीं आई। मैं यहाँ पे लिख देता कि हमारा जो एसेट है वो एक्सीडेंट से दो चार हुआ है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है, फ्यूचर में इतनी ज़्यादा चीज़ें बना नहीं सकेगा, फेयर वैल्यू भी कम हो गई, तो इम्पेयरमेंट आ गई। अब हादसा एक तरह से आज हो गया ना, तो ये जो गड़बड़ होनी होती है, जो इंडिकेशन होनी होती है, ये आज आ चुकी है, इस पीरियड में आई है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा है। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने पे इसको आज ही राइट डाउन करके इसकी औकात पे लेके आएँ ताकि एसेट ओवर स्टेट ना हो, यूज़र को धोखा ना दें हम। ठीक है जी, और चलें आगे। हुसैन एसोसिएट्स, द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट। रिक्वायरमेंट तो पहले पढ़ा दें। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सट्रैक्ट्स। अभी इनकी प्रैक्टिस हमारी सही मानों में तो रहती है, उसकी वजह ये है कि अभी 2 टॉपिक्स और पढ़ लें, फिर एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल करेंगे। 3 से 4 अच्छे ज़बरदस्त सवाल हैं। बल्कि IS 40 और IS 23 और IS 20 जो 3 रहते हैं, वो तीनों कर लेंगे तो एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल फिर सारे ही ओपन हो जाएंगे। और वो जो एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल होंगे, उन सवालों के अंदर आपको जगह जगह पर ये तीनों मिक्स नज़र आएंगे, 3-4 टॉपिक्स मिक्स नज़र आएंगे। लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हम साथ साथ बनाते आ रहे हैं। अभी तुम्हारा दूसरा टॉपिक है,
आपको IS-16 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने तो आते हैं ना, कि अगर आपका IS-16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ इनकम स्टेटमेंट में जानी है और क्या चीज़ बैलेंस शीट में जानी है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। फिलहाल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमने पूरी नहीं की, अभी मैंने चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी समझानी है, फिर जाके इंशाल्लाह खुला एक्सट्रैक्ट्स बनाया करेंगे। जी बोलें। फिलहाल तो टॉपिक वाइज देखें तो IS-36 के हिसाब से ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हुसैन एसोसिएट के इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, इसी प्लांट से रिलेटेड जिसकी बात हो रही है, फॉर द ईयर 30 सितंबर 2016, ठीक है। 30 सितंबर जब इस तरह का साल आए तो हमेशा एक काम कर लिया करो, बचपन से कहा हुआ है आपको, यकम अक्टूबर 15 और 30 सितंबर 16, ऐसे ही बनता है साल। देख लो गलती तो नहीं की मैंने कोई। 30 सितंबर 16, ज़रा ये है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, यूँ लिख लिया करें, ठीक है ना, अपने पास ही साइड पे करके। अच्छा, क्योंकि ईयर एंड जब कैलेंडर ईयर से हिल जाता है ना, चलो 30 जून पे आए फिर कुछ गुजारा हो रहा था, टैक्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 30 जून भी ना आए, 31 दिसंबर ना हो, वैसे ही आप हिलजुल जाते हैं, तो लिख लिया करो साल। द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग इशू विच शी बिलीव्स मे इंडिकेट इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट, ठीक है। हुसैन एसोसिएट लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स एन आइटम ऑफ प्लांट दैट कॉस्ट रुपीज़ 6,40,000 and had accumulated depreciation of 4 लाख on यकम अक्टूबर 2015। अब देखो फ़ौरन पता लग गया कि ये ओपनिंग डेट है, बुक वैल्यू तो निकल सकती है, ये बुक वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑन यकम यानी ऐड यकम अक्टूबर 15 लिख दिया ना, तो हमने जो ऊपर साल लिख लिया था उससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ौरन पता लग गया ये कॉस्ट तो 640 है, ठीक है, लेकिन यकम अक्टूबर 15 तक की अक्यूमुलेशन कितनी है 400, तो इन दोनों को नेट करें, यकम अक्टूबर 15 की बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन शायद उसने 30 जून 15 पे भी लाना है। इट इज़ बीइंग डेप्रीशिएटेड एट 12.5% ऑन कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिशिएट होता आ रहा है इस पर, ऑन 1 अप्रैल 16, ओए ये तो कोई दरमियान में हाफ वे थ्रू, एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू the plant was damaged and when a factory vehicle collided into it, factory vehicle ने जाके plant को टक्कर मार दी। Due to unavailability of replacement parts, it is not possible to repair the plant, but it still operates albeit at a reduced capacity. plant को हम सही नहीं कर सकते, जो नुकसान हो गया रिप्लेसमेंट पार्ट्स ही नहीं है उसके, ठीक है, लेकिन थोड़ी रिड्यूस कैपेसिटी पर चलता वो फिर भी रहेगा। अच्छा जी, इट इज़ ऑल्सो, ये सारी बातें बता रही हैं कि अब आगे चलकर देखो ना, जैसे अब पहले कैपेसिटी से कम पे आएगा तो कम चीज़ें बनाएगा तो कम कैश फ्लोज आएंगे, कम कैश फ्लोज आएंगे तो कैश फ्लोज वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, और वैल्यू इन यूज़ जो है वो रिकवरेबल अमाउंट में यूज़ होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मैंने कहा था आपको, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो फेयर वैल्यू को कम करे या वैल्यू इन यूज़ को कम कर रही हो, यानी अल्टीमेटली रिकवरेबल अमाउंट को नीचे खींचती हुई नज़र आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो आपका इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि उसके आने पर इम्पेयरमेंट हो भी जाए, पर टेस्ट से ज़रूर गुजारना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी एक आपका डैमेज हो जाना एसिड का और फ्यूचर में रिड्यूस कैपेसिटी पर चलेगा, फिर ये क्या है, एक इंडिकेशन। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज विल बी ओनली 2 years। डेट ऑफ डैमेज से 2 साल, ठीक है, सही है, यानी कि 30 अप्रैल क्या था, यकम अप्रैल से कितने साल रहेगी, 2 साल। अच्छा, अब करेंगे क्या, वैसे ज़रा प्लान करें तो यकम की ना सी अक्टूबर 15, यकम अक्टूबर 15 पर एसेट की बुक वैल्यू थी 240। इस एसेट ने उसी पुराने हिसाब से 12.5% के हिसाब से जो कॉस्ट पे लगता आ रहा है, कॉस्ट पे ही लगाओगे, 6,40,000 पे 640 पे 12.5% लगाओगे, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्शन है, लेकिन आपने डेप्शन को रोकना है आकर 1 अप्रैल 16 तक। क्यों रोकना है, क्योंकि यकम अप्रैल 16 से पहले मामलात और थे, लेकिन यकम अप्रैल 16 को एसेट क्या हो गया डैमेज हुआ, उस दिन खड़े होकर, अल्लाह करे उसी दिन का सारा कुछ गिवन हो, उस दिन खड़े होकर इम्पेयरमेंट की वर्किंग करके, इम्पेयरमेंट लॉस अगर है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को राइट डाउन कर देंगे। अब उस दिन से ऑनवर्ड्स एसेट जो डेप्शिएट होगा वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ेंगे और रिमेनिंग लाइफ पे डेप्शिएट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूस कैपेसिटी एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इन यूज इज 150। ये क्या है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इन यूज़, प्रेजेंट वैल्यू, चलें देखते हैं आगे। द प्लांट हैज़ अ करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 20,000, ये फेयर वैल्यू है, विच विल बी नील इन 2 ईयर्स, ठीक है। यानी कि दूसरे साल के एंड पे कोई वो जो हम लेते हैं ना सेल प्रोसीड्स, वो कह रहा है ये कोई नहीं है, आज कितने का बिक जाएगा। बट हुसैन एसोसिएट लिमिटेड हैज़ बीन ऑफर्ड अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 1,80,000 अगेंस्ट अ रिप्लेसमेंट मशीन विच हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। देखो जी, आपका प्लांट जो है वो इस वक्त क्या वैल्यू रखता है, लेकिन वो कह रहा है कि हुसैन एसोसिएट ने कहा जा रहा है कि आप एक नया प्लांट लें जो 10 लाख का है। अगर आप ये 10 लाख का नया प्लांट लेंगे तो हम आपके पुराने प्लांट की वैल्यू 180 लगाएंगे, यानी कि आपका प्लांट 180 में रख लेंगे। कहते हैं मोबाइल बदलाने जाते हैं तो नया मोबाइल लेना, भाई पुराना मोबाइल ये कितने में रखोगे, वो कहता है ये 180 में, तो कहेंगे जी 100 में से 180 माइनस वो 10 लाख में से 1,80,000 माइनस करके बकाया पैसे दे दो। ठीक है ना। तो हमें इससे तो मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है, हम तो नया एसेट लेकर इसको एक्सचेंज में नहीं दे रहे, हम तो फेयर वैल्यू लेते हैं। और फेयर वैल्यू के बारे में बताया था कि वो क्या है, वो मार्केट एक्टिव मार्केट वैल्यू, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तो वही मार्केट वैल्यू है, नहीं तो जो एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इस एसेट की करंट हालत में है वो तो 20,000 है। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, देयर वुड बी नो डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द रिप्लेस प्लांट, ठीक है। हुसैन एसोसिएट इज रिलक्टेंट टू रिप्लेस। अच्छा, अब ये जो 150 है ना, ये फिर वैल्यू इन यूज़ है जो उन्होंने निकाल के दे दी है, टेंशन ही खत्म। बेस्ड ऑन रिड्यूस कैपेसिटी द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इन यूज इज 150 मिलियन। ठीक है, इसको हटाओ ना यार, बैग उधर रख दो। अच्छा जी, तो वैल्यू इन यूज भी आ गई आपके पास, फेयर वैल्यू भी आ गई, ये फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, और आपको नहीं कह रहा है कि कोई कॉस्ट टू सेल नहीं होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, मसला क्या है, बस ईयर मिड में आ गया था इसलिए चलो कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट्स भी थे। हुसैन एसोसिएट लिमिटेड इज़ रिलक्टेंट टू रिप्लेस द प्लांट एज इट इज़ वरीड अबाउट लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर द प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। कह रहा है कि वो अगर आपको ये शक पड़ता भी कि 180 को लेना है तो वो तो तब पड़ता जब वो कहते हैं कि हाँ हमने इसको रिप्लेस करना है। वो कह रहा है नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ इस प्लांट पे बनती है उसकी लॉन्ग टर्म डिमांड जो है वो उसके बारे में शक है कि वो कम हो रही है। ठीक है, तो द ट्रेड इन वैल्यू इज़ ओनली अवेलेबल इफ प्लांट इज़ रिप्लेस। वो कहता है ये ट्रेड इन वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं है, ये ट्रेड इन वैल्यू है, सिर्फ तब अवेलेबल है अगर आप अपना पुराना एसेट दे के 10 लाख वाला नया एसेट लें। ठीक है, तो कहानी ख़त्म हो गई है। ये भी यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन। अब रिक्वायरमेंट चूँकि एक्सट्रैक्ट्स की है, जो भी है हम तो इसी रूटीन में ही चलते होते हैं। 1 अक्टूबर पे मैं यूँ बना लेता हूँ, बल्कि हम वर्किंग इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, तरतीब तो यही बनाई हुई है ना। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे बस डेट नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मैं लिख दूँ डेट, तो ये क्या है, क्या था ये 30 जून 19 था, 18 था, 18, फिर ये 30 जून 19, और ये इसका इम्पेयरमेंट 30 जून 18 है, 18 ही सॉरी, और ये इम्पेयरमेंट लॉस का आ गया। तो डेट सिर्फ डाली नहीं थी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। बहरहाल फॉर्मेट तो वही चल रहा होता है हमारा। ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन और प्लांट। ठीक है जी, करें शुरू काम। जी, किस दिन पे मौजूद है हमारे प्लांट की वैल्यू, अभी हेल्प हो जाएगी उससे ज़रा जी। 1 अक्टूबर 10 होता है, 1/10, आगे साल भी 10 दो ना, 15, तो 1 अक्टूबर 15। बुक वैल्यू 640 माइनस 400 जी, 200। अच्छा, उसके बाद ना जी आपका ये एसेट 1 अप्रैल को डैमेज हो रहा है, तो 1 अप्रैल पे तक लेके आएँ। ये 31 मार्च लिख दूँ, ज़रा इजी होता है। 31 मार्च 15 तक इसको 1 अप्रैल लिखता ही नहीं ना, ताकि यूँ बता सकूँ 1 अप्रैल को हादसा हुआ, उससे पहले पुराने अंदाजे के हिसाब से डेफिसिट होता आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये कोई अंदाजे का चेंज नहीं है कि मैं कहूँ कि साल के पहले दिन से इसको अप्लाई कर लें। इम्पेयरमेंट और रीवैल्यूएशन अपनी जगह पे रहते हैं। एस्टीमेट चेंज सिर्फ लेकर साल के पहले दिन चला जाता है अपने आप को, चाहे रीवैल्यूएशन हो
चाहे इम्पेयरमेंट हो। रीवैल्यूएशन साल के मिड में करेंगे तो मिड में ही रहेगी, साल के शुरू में होती तो शुरू में ही होती थी, साल के एंड पे होती तो एंड पे ही होती थी, उठा के पहले दिन नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो क्या है, रीवैल्यूएशन एक मॉडल है, आपने जिस दिन लगाया उस दिन लगा। इम्पेयरमेंट क्या है, कोई हादसा हुआ जिस वजह से एसेट ने वैल्यू लूज की। एस्टीमेट चेंज अंदाजा था, अगर ईयर एंड पर अंदाजे में चेंज पता लग गया तो इस साल में नए अंदाजे से कैलकुलेशन करें। सिर्फ अंदाजा जो है, एस्टीमेट चेंज जो है वो साल के पहले दिन जाता है। ठीक है, सही है ना। चलें, ये तो हादसा हुआ जिस वजह से सारी गड़बड़ हुई है, तो 31 मार्च 2015 तक आप इसको डेप्रीशिएट करेंगे और 640 को ही आपने करना है डेप्रीशिएट। कितने से? अच्छा, वैसे 12.5 कितना बनता है, ज़रा चेक करो। अगर रेजिडुअल वैल्यू नील आ रही है तो 8 साल। चलो खैर, साल क्या लिखने, अब जो लिखा हो वही लिखो। 640 का 12.5% लिख ले भाई, 12.5%। लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, हमने इसको सिर्फ 6 महीने डेप्रिशिएट करना जी। हाँ 16 यार है, लो। अच्छा चलें, ये केड़ी लड़ाई है, लो जी बोलो। 40 डेप्रिशिएट हो गया। अब बुक वैल्यू कितनी आ गई? अब ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के दिन की बुक वैल्यू है, ठीक है। तो 31 मार्च 16, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये कम अप्रैल 16 है, ऐसा ही है ना, जिस दिन हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो एक लाइन छोड़कर देखते हैं रिकवरेबल अमाउंट आती है नहीं आती। उसके बाद फिर आपको डेप्रिसिएशन भी करनी है अभी बकाया, तो वर्किंग वन हम अपनी करते हैं, और इतनी आसान वर्किंग थी वो। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है 2 चीज़ों से निकलती है, और वो दोनों चीज़ें उसने रेडीली अवेलेबल कर दी थी आपको, कि नहीं। फेयर वैल्यू कितनी है? 20,000, और वैल्यू इन यूज़ कितनी है बोलो? तो एक मिनट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो 20,000 है। सवाल 1000 में चल रहा है, मिलियंस में चल रहा है? वैसे जिसमें भी चल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 20,000 है, और ऊपर क्या है, मैं 1000 में कर रहा हूँ ना। चलो अच्छी बात है, रुपीज़ इन 1000, ये लिख लो ना ताकि पता रहे। तो इसका मतलब नीचे मैं 20 ले लूँगा ना जी। तो 20 फेयर वैल्यू है, उसने कहा कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है। उसके बाद वैल्यू इन यूज़ है, उन्होंने कहा ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बताता हूँ वैल्यू इन यूज़ कितनी है। तो ये तो ज़बानी ऊपर लिख लिया करो, इतना बड़ा मसला ही कोई नहीं है। पर्चे के अंदर ज़बानी आप 150 लिखते ऊपर जाके। बहरहाल हायर क्या है इनमें से? 150। तो रिकवरेबल अमाउंट बन गई आपकी इन दोनों में से हायर, जो कि 150 है। अब ये 150 देख, आप 150 को देख रहे हो और फिर 200 को देख रहे हो, और ये दोनों आपको देख रहे हैं। अब मुझे बताओ किस पे रखना है एसेट को? लोअर पे। लोअर क्या है? रिकवरेबल अमाउंट है, यानी एसेट को राइट डाउन करके। तो 31, मैं 1 अप्रैल लिख लूँ ज़रा, अच्छा लगता है। 1 अप्रैल 2016 पर, बाकी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये दोनों डेट्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। ओके जी। रिवाइज हो गई बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट ही आपकी रिवाइज बुक वैल्यू होती है ना, बोलो। और ये आपको कहाँ से मिलेगी? वर्किंग वन से। और ये कितनी है? 150। अब अगर आपका एसेट 200 से 150 पे आया तो 50 रुपये का लॉस है, यहाँ ब्रैकेट डाली थी जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, इंपॉर्टेंट लॉस है ना ये, इम्पेयरमेंट लॉस है। यस सर। अच्छा अब अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ 30 सितंबर 16 के। तो पहले 30 सितंबर 16 पर इसको लेके तो आए, तो 30/9, बल्कि ये डेट पहले लिखते होते गड़बड़ हो जाती है। डेप्रिसिएशन निकालनी। अब चूँकि एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ, रीवैल्यूएशन नहीं हुई, इम्पेयरमेंट तो हो गई ना। जिस दिन इम्पेयरमेंट हुई, अब उस दिन वाली बुक वैल्यू जो रिवाइज है उसने अब आगे डेप्शन होना है रिमेनिंग लाइफ पे। और रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर कितनी है? कितनी है? 2 साल। तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, सॉरी, बुक वैल्यू आफ्टर रिवीजन आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 150 है, और इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे जो कितनी है? 2। ठीक है, तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती है। हमें इसको क्या करना है? 6/12। ठीक है जी, 38। लो जी, और अब बुक वैल्यू आ गई
112 और ये आपका प्लांट है इस वैल्यू पर नज़र आएगा 30 जून 2016 सॉरी 30 सितंबर 2016। डन जी। ये तो होगी वर्किंग, लेकिन उसने हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे, तो मेरे ख्याल में तो इसको मैं कहूँ वर्किंग 1, गलत लिख दिया मैंने उधर, वर्किंग 1 ये है और ये वर्किंग 2 कहें इसको। किसकी बेटा जी? क्योंकि बेटा बाकी क्वेश्चन में एसिड यहाँ पे खड़े होकर इम्पेयर होता है, उसके बाद अगला साल आएगा तो उसको भी करेंगे। अभी यहाँ पर ये इधर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा तो इम्पेयर हो गया। अब ये 6 महीने की डेप्शन चार्ज हो चुकी थी, अगले 6 महीने डेप्शन ना करें, कहाँ सवाल है? समझे ना? ये एसिड यहाँ से यहाँ तक डेप्रिशिएट हुआ था और फिर हादसा हुआ, यानी इतना इस्तेमाल हो गया था, हादसा हुआ और इम्पेयर हो गया। अब बकाया 6 महीने भी डेप्रिशिएट करना है या नहीं करना? बाकी सारे सवालों में यहाँ खड़े होते थे और मैं फिर भी एडिशनल साथ एक बात करता था कि अगर अगले साल ये चलेगा तो डेप्रिशिएट होगा और रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पे होगी, लेकिन अगले साल रिक्वायरमेंट नॉर्मली होता नहीं था। यानी अगर आप इस एसिड को चलाएं आगे तो ये अगर 30 जून 19 पे 18 पे खड़े हैं तो 30 जून 19 वाले साल की डेप्शन निकालनी होगी तो इस 538 को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्शिट करेंगे, लेकिन आगे रिक्वायरमेंट नहीं थी, आगे नहीं जाते थे। आज तो मजबूरी है ना, साल पूरा ये है जिसमें से 6 महीने डेप्शिट हुआ था, ये देखो ये 6 महीने डेप्शिट हुआ था, बाकी 6 महीने अब डेप्शिट किया। ठीक है हाँ बेटा, फिर वो देखना पड़ता ना, 400 को चेक करते, ये 400 640 बटा 640 का 12.5% करो ना, कितना बनता है वैसे? हाँ 80 का मतलब है कि 5 साल गुजर चुके थे, 8 में से 5 गए थे, रिमेनिंग 3 साल थे। नहीं समझ आई? ये कितना आता है, ये कितना आता है? 40 आ गया, 80 आ गया। अब ये 1 साल की डेप्शन है। अक्यूमुलेशन देख, अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? आज तक की, यानी यकम अक्टूबर 15 तक की डेप्रिसिएशन। तो इसको डिवाइड करो 80 से तो आता है 5 साल, यानी ये 600, ये यकम अक्टूबर 15 पे ये 8 साल में से 5 साल डेप्सिट हो चुका है, तो फिर इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ होती 5 साल, तो फिर सवाल भी उस हिसाब से होता। ठीक है, और अगर ईयर एंड पे जाके कैलकुलेशन करते तो वो 2 साल होती। तो समझो बस 6 महीने का फ़र्क पड़ गया इसकी ज़िंदगी में। बहरहाल छोड़ो जी, चलें आगे और बोलो। गेन नहीं होता, वो नहीं, वो कॉस्ट पे चलाएं, बुक वैल्यू कॉस्ट पे चलाएं। जब इम्पेयरमेंट हुई नहीं है तो क्या फ़र्क है? वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ऑप्शन होता है, आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेन से, आंसर सेम आता है, लेकिन मैं नहीं करवाता था ऐसे ताकि कॉन्सेप्ट पक्का रहे। बेटा इम्पेयरमेंट हुई या नहीं हुई, मेरा सवाल है आपसे। नहीं हुई या हुई है तो वो तो सामने है, नहीं हुई तो चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ, तो जो पुराना चला आ रहा है चलने दो, मसला क्या है? एसिड अपनी जगह पे कायम है। हाँ कॉस्ट, अल्फाज ही यही सुनने हैं तो कॉस्ट पे ही करते रहे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फिर कॉस्ट पे करते रहोगे नहीं ना। तो बस ये कह रहा हूँ कि रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ सिर्फ तब करना जब इम्पेयरमेंट हो। नहीं हुआ कुछ ऐसा, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया तो पुराना मामला चलने दें। अब वो कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है। और स्ट्रेट लाइन में भी मसला ये है ना, आप कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ या बुक वैल्यू ओवर मेन लाइफ करें तब दोनों में आंसर सेम आता है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन में क्यों पड़ते हैं? सादा बात है, अगर इम्पेयरमेंट हुई है तो रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, नहीं हुई है तो जो पहले चल रहा था, मैं नहीं बोलूँगा कॉस्ट, मैं क्यों बोलूँ कॉस्ट? अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कॉस्ट तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी बुक वैल्यू रिवाइज हुई है यानी इम्पेयरमेंट लॉस आया है तो ऑनवर्ड्स रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, और अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ, इम्पेयरमेंट गेन तो होता नहीं ना, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होता है, आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं कोई चेंज हुआ तो बस कहानी खत्म, जो जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलने दो, वो जो होगा वही चलाएंगे आगे। अब अगर आपके सवाल में कॉस्ट पर रेट लग रहा था तो कॉस्ट पर ही लगेगा, मेरे सवाल में हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस वाला चल रहा हो तो मैं बुक वैल्यू को रिड्यूसिंग पुराने वाला रेट ही लगाऊंगा, नया रेट शेट कोई नहीं आएगा। ओके, अच्छा जी, मामला क्या था, बनाना क्या था? एक्सट्रैक्ट्स। क्या बनाना था जी? एक्सट्रैक्ट्स के अंदर आपका वैसे तो SOCI होता है, मैंने बताया था, उसमें फिर PNL भी होता है और OCI भी होता है, लेकिन ये पूरी कहानी जो कि अभी आपके सामने है नहीं, इसलिए हम सिर्फ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाया करते हैं। ठीक है जी, तो P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो 30 जून सॉरी ये 30 जून नहीं है ना, कौन सा साल है, 30 सितंबर 16, जो 30 सितंबर 16 वाले साल में फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका कंपैरेटिव भी बनाना पड़ सकता है, वो पता है वो कौन सा साल होगा? हाँ, लेकिन मैं बना नहीं रहा, कि बना लें? चलो फिलहाल तो ये लिखो ना, 30 सितंबर 16, ठीक है। 15 लिखना चाहोगे तो 15 तो है ही बहुत आसान। अब मुझे बताओ, अच्छा सोचना ये था, एक्सट्रैक्ट्स कुछ भी नहीं है, आपको टॉपिक आता है तो पता होना चाहिए ना। जैसे आपको टॉपिक आता है IAS 16 का, अगर आपका एक एसेट है सिंपल कॉस्ट मॉडल वाला, तो उसमें से क्या चीज़ है जो जा सकती है P&L के अंदर? डेप्रीसिएशन है, और अगर डिस्पोजल भी हुआ है तो गेन या लॉस आ जाएगा। रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो भी डेप्रीसिएशन, डिस्पोज हुआ है तो गेन या लॉस। हाँ, एक चीज़ होती है जो OCI से घूम के सरप्लस जा रहा था, वो भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या जाता है? PPE की बुक वैल्यू, कॉस्ट या रीवैल्यू अमाउंट माइनस एक प्रोडक्शन। ऐसे ही जिस टॉपिक में हो, सिर्फ ये सोचना है आपने, तसल्ली से आराम सुकून से सोचो कि अगर ये प्लांट इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजरा है, इंपेयर हुआ है, तो पहले ये सोचना है, रट्टे नहीं लगाने। कॉन्सेप्ट है ना, IAS 36 आता है आपको, जब आता है तो बस कहानी खत्म। आराम से सोचें, सुकून से सोचें कि ये प्लांट है जो कि PPE का आइटम हुआ, ठीक है। तो PPE के आइटम से वैसे रिलेटेड क्या चीज़ जाया करती है? डेप्रीसिएशन। कॉस्ट मॉडल वाला तो बस डेप्शन ही जाएगी, गेन लॉस तो डिस्पोजल वाला है नहीं, क्योंकि अब एसेट बिका नहीं है। फिर अगर ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजरा और इंपेयर हो गया तो और एडिशनल चीज़ क्या आ जाएगी? इंपेयरमेंट लॉस आएगा P&L में। बैलेंस शीट में क्या जाया करता है PPE का? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू का फॉर्मूला पूरा हो गया था हमारा इस स्टैंडर्ड के पढ़ने के बाद, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस आया है तो वो भी माइनस हो जाता है, और एसेट किस पे आ रहा होता है? बुक वैल्यू पे। इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए तो ये कहाँ गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये जो आपको करवाया था। एक सवाल क्लास में करवाया था, अगले दिन आपको लग रहा था क्या टाइम ज़ाया करी जा रहा है, तो टाइम नहीं ज़ाया कर रहा था। इसमें मसला आता है बच्चों को, ठीक है। बच्चे इसी से परेशान हुए रहते हैं कि ये सर इंपेयरमेंट लॉस जो है ये तो इस साल में आया था, इधर क्यों आ रहा है? भूल जाते हैं कि ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है, जो एसेट की वैल्यू में कमी हमने एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करने की वजह अलग अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी। इंपेयरमेंट लॉस तो P&L में डेबिट होगा उस साल के अंदर, लेकिन उसका क्रेडिट ये पड़ा था, यानी एसेट की कमी है, जो एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते तो नजर कहीं ना आता, क्योंकि अलग अकाउंट में रखा है, तो जब तक इसकी जिंदगी रहेगी तब तक ये अलग नजर आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये है बुक वैल्यू, कॉस्ट लेस रीवैल्यू अमाउंट भी हो सकती है, बहरहाल फिलहाल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो अब बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है? बुक वैल्यू ने, बुक वैल्यू ये पड़ी, यानी अगर इस सवाल का एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे तो आपकी बुक वैल्यू में क्या आएगा? एक्सट्रैक्ट्स बनाना ज़्यादा आसान है, जो आप ये वर्किंग करते हैं, इस वर्किंग की जो सबसे एंड वाली चीज़ें उठा के बैलेंस शीट के अंदर मुंह पे लिख दो। उसका नोट बनाने में तो देखना पड़ेगा ओपनिंग में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट क्या है, क्लोजिंग क्या है, एक्सट्रैक्ट्स क्या है, एज ऑन बैलेंस शीट बना दो, क्लोजिंग उठाओ, एंड वाली फिगर उठा के लिख दो, मसले कोई। तो एक्सट्रैक्ट्स ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप लोगों को दिमागों के ऊपर हावी किया होता है। सवाल मुश्किल होगा, एक्सट्रैक्ट्स मुश्किल नहीं होंगे। सवाल के अंदर जो चीज़ होती है वही मुश्किल होगी, वो भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। स्लो स्लो चलते रहें, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। कित्थे सी असी, कित्थे सी, जाएंगे, here we go, here we come। जी बेटा, अब मैंने सारी बातों में क्या बताया, साथ ही हो जाओ यार, ठीक है, साथ ही हो जाओ यार, कुछ नहीं होता, चैनमाई जल्दी करो। एक्सट्रैक्ट्स, सोचो सोचो सोचो, फौरन सोचना है। ये नहीं सोचोगे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे तो परेशान होते जाओगे। आपको एक्सट्रैक्ट्स का जो सवाल आना है वो ऐसा थोड़ा ही आना है जैसा अभी तक आपने IAS 16 पढ़ा है, जैसा अभी तक आपने 36 अकेले का आएगा, नहीं। एक सवाल होगा, उसमें एक एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होगी, एक एडजस्टमेंट PPE की होगी रिवैल्यूएशन के साथ, एक एडजस्टमेंट गवर्नमेंट ग्रांट की या बोरिंग कॉस्ट की डाल देगा। ये 3-4 टॉपिक्स मिलाकर वो कहेगा बनाओ एक्सट्रैक्ट्स, P&L भी और बैलेंस शीट भी। अब हर टॉपिक के अंदर आप अलग अलग तो सीखते जा रहे हैं, वहां पे जाके आप खुश हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पता नहीं क्यों रट्टा शट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, अकाउंटिंग में कहाँ से आया रट्टा। तो हर टॉपिक आपने सीखा हुआ है ना, तो फौरन फौरन फौरन
IS 36 अप्लाई हुआ है, फौरन सोचो इस एसेट के बारे में, क्या चीज़ आएगी P&L में, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, और बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू जाएगी। बुक वैल्यू होती है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस अक्यूमुलेशन लेस अक्यूमुलेशन लॉस इफ एनी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो सादा सा सवाल था, इसके अंदर क्या आएगा जी? रूटीन वाली चीज़ पहले लिख लो जो कि पक्का है ही है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 2000 सितंबर 2016 के अंदर कितना है? देखो बच्चों, ये भी डेप्रिसिएशन 2016 की है, ये 30/9/16 वाले साल की है, और ये डेप्रिसिएशन भी 30/9/16 वाले साल की है। मिड ऑफ द ईयर आ गया तो क्या हुआ? देखो ना, असल मामला ये कि आपका ये साल है पूरा, यकम अक्टूबर 15 से 30 सितंबर 16। अब ये जनाब दरमियान में, एन दरमियान में हादसा भी ना 6 महीने के एन दरमियान में हुआ, चेक किया आपने सवाल में, हादसा भी मारा एन 30 एन मिड के अंदर इस साल के हुआ। कोई बात नहीं, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो 40 रुपये थी, ठीक है, और फिर हादसा हुआ तो एसेट की वैल्यू बदल गई, यानी इम्पेयर कर दिया ना हमने। वैल्यू तो नहीं बदली, मतलब जो रिमेनिंग बुक वैल्यू यानी कि जो बकाया डेप्रिसिएशन है वो अब चेंज हो गई ना। देखो, जब भी एसेट की वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कह रहे हैं जो इस्तेमाल की वजह से, यानी एसेट ने एक्सपेंस बनना है बनाम डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है, एसेट ने डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस बनना है। लेकिन ये जो आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाकर एकदम से भाई की बात को पीछे रखते हुए मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहे थे, वायलेशन नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा ही है, ये तो हादसा, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बनता ही है कि हादसा इधर हुआ है तो इस हादसे की वजह से लॉस इधर डाल दो। अब ये जो आपने लॉस इधर डालना है 50 का, इस वजह से जो एसेट ने फ्यूचर में 200 रुपए डेप्रिसिएशन के नाम से, सॉरी 240 रुपए डेप्रिसिएशन के नाम से इस एसेट ने एक्सपेंस बनना था, 40 तो डेप्रिसिएशन के नाम से इस साल में बना, लेकिन फिर दरमियान में हादसा हुआ और 50 रुपए आपने उसको एक्सपेंस बनाया है, लेकिन वो किस नाम से बना? इंपेयरमेंट के। अब जो इंपेयरमेंट के नाम से वो बन गया है ये एक्सपेंस, तो बकाया अब लाइफ के अंदर वैल्यू तो कम हो गई ना, बोलो। तो डेप्रिसिएशन तो 6 महीने की 40 थी, अब ये जो बुक वैल्यू रिवाइज हुई है तो रिमेनिंग लाइफ में पैटर्न तो बदल गया ना, तो 6 महीने के अलग अलग डेप्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। अगले 6 महीने की कितनी डेप्शन है जी? तो ये 40 और ये 30 है, और लिख ला भाई, आपको डेथ पड़ जाती है 40 और, तो पूरे साल की डेप्शन कितनी बनी? इस सवाल में ज़्यादा मसला ये नहीं थी, चीज़ें शायद कारी लेते, ज़्यादा मसला फिर वही पड़ा होना है मुझे लगता है, तो लिख लिया करो, बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो 40 जमा 38, 40 प्लस 38, ये 6 महीने अलग है, पूरे साल की डेप्शन जो है ना ये यही बनती है 6 करके, 6 महीने करके। जी कितना बना? 78 का एक्सपेंस आ गया। और कोई चीज़? इम्पेयरमेंट लॉस। तो बेटा एक्सट्रैक्ट्स की तरफ अब वो चल पड़ा है, काफ़ी पूछता है क्या। ठीक है, वैसे तो अभी नई स्कीम के अंदर जो नज़र आ रहा है वो काफ़ी मेजर चेंजेस हैं जो कि बिल्कुल मेरी तो पसंद के मुताबिक है, क्योंकि इंट्रो के अंदर टूटे फूटे से, मतलब बच्चों वाले अकाउंट्स पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, FAR 1 में वो गायब, फिर FAR 2 में जाकर फिर यकदम वो आ जाते थे, बच्चा परेशान बीच में, तो फिर एक्सट्रैक्ट से ही गुजारा होता था। FAR 1 में एक्सट्रैक्ट से ही गुजारा होता है ना, क्या करें आप। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स पूरे के पूरे जहन के अंदर हों, अच्छा होता है वो जब पढ़ के चीज़ें, फाइनल अकाउंट का एक अच्छा खासा ज़बरदस्त सा सवाल और टॉपिक्स मिक्स हो रहे हो, मज़ा आता है, आगे जाके फ़ायदा भी होगा। ठीक है, बहरहाल आगे से फिर उन्होंने हटा भी लिया है, FAR 2 से चेंजेस हैं काफ़ी बार। एक सबसे टफ टॉपिक हुआ करता था FAR 1 में, आज से कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3-4 साल, 4 साल, सबसे टफ टॉपिक्स जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं, सिंगल एंट्री के नाम से मशहूर था, चला गया था, दोबारा आ रहा है, शुक्र है आ रहा है। आप कहोगे इतना टफ टॉपिक है और सर कह रहे हैं आ रहा है, शुक्र है आ रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं बेटा? वो एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी मेरे आप जैसे अकाउंटेंट्स के लिए कि आप वो टॉपिक पढ़ने के बाद किसी छोटे मोटे बिजनेस के अकाउंट्स बनाने के काबिल हो जाते हैं। यानी आप यहाँ से फारिग हुए हैं, कैफ करके अभी आर्टिकल्स में चल रहे, साथ ही आपने अपने मोहल्ले के दुकानदार की अकाउंट्स भी बना के दे दी उसको चंद चीज़ों के साथ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो प्रॉपर बिजनेस नहीं होते, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके पास प्रॉपर ये लेजर अकाउंटिंग इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं। काम की चीज़ थी ना, इसलिए साथ तो खुश होता है ना कि उसका शागिर्द जो है काबिल इतना को हो कि वो छोटा मोटा काम वैसे ही फड़का दे बाहर निकल के, तो अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल चेंजेस काफ़ी हैं, आप छेती छेती पास करो तो अगे जाओ, ठीक है ना, नहीं तो रोड़े से बह जाना है।
अगली दोनों अटैम्प्ट्स, ये FR1 की और अगली FR2 की इंशाल्लाह जो होगी, ये आपकी फाइनल अटैम्प्ट्स होनी चाहिए, इसमें गुंजाइश नहीं रखनी। जहाँ पे भी रुके होगे फिर सरप्राइज़ नया मिलेंगे, नई चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर रोले में पड़ जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़, हाँ FR2 में जाने वालों को ये फ़ायदा हो सकता है, स्कीम चेंज हुई तो कुछ चीज़ यहाँ वाली उधर जा रही हैं, तो दोबारा भी पढ़ने को फ़ायदा हो जाता है ना, है ठीक है, कुछ पढ़ के आते हैं। तो बहरहाल चलें, बातें ज़्यादा हो गई। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है जी? 50। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, बैलेंस शीट जी। अब ये बना करती है एज ऑन यानी क्लोजिंग बैलेंस में एज ऑन 30 सितंबर पूरा लिखना है पर्चे में, 2016 सितंबर पूरा लिखना है। अच्छा, उसके बाद 30 सितंबर 16, 15 भी हो सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं, इतना सादा होना है, 15 मैं नहीं बना रहा, ठीक है। तो रुपीज़ इन 1000 चल रहा है, मिलियन चल रहा है? 1000, ठीक है। ले जी, अब बताएं बैलेंस शीट में कौन सा आइटम आएगा इस सारे सवाल से रिलेटेड? बुक नहीं, आइटम है बुक वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट भी लिख सकते हो सिर्फ, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ज़रूरी है। मैं ये सिखा रहा हूँ, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है एक्सट्रैक्ट्स की। एक एक टॉपिक, अगला IAS 40 आना है, वो भी देखो। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमारा मकसद है, वो बनाना सीखनी है। तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ना पहुंचाया तो फिर क्या किया? नहीं, पहले पहुंचा के आया उन चीज़ों को, तो अभी पहुंचाना पड़ेगा। वो भी इन्वेंट्रीज पढ़ा, पहुंचाया नहीं, P&L बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जाना है, तो पहुंचाना चाहिए था ना, ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स हैं असल, वहाँ तक लेके जाना है। मैं ज़रा पूरा कर लूँ इसको, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो जहन में फ़ौरन लाओ, अगला टॉपिक आएगा गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर एक एसेट होता है, अगर खरीदा है तो उससे रिलेटेड ग्रांट भी होती है, बैलेंस शीट के अंदर क्या आना है, फिर वहाँ से निकल के इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, ये आप इस टॉपिक में अलग से सीख लेंगे। जब इस टॉपिक में सीख लेंगे तो फिर इकट्ठे सवालों के अंदर एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, तो फ़ौरन सोचना है आपने, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं जो P&L बैलेंस शीट में जाती हैं। तो हमारे इस एडजस्टमेंट के अंदर लेट्स से प्लांट हमने लिया, गवर्नमेंट ने उसमें को हेल्प कर दी, तो प्लांट इधर जाएगा और उसकी जो गवर्नमेंट ने हेल्प की उसको ग्रांट कह के इधर रखेंगे, फिर इनसे यहाँ चीज़ें फलां जाएंगी। फिर आपने बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ा, अब वो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ के फिर आपको उसमें आपने अलग से सीखना है उसको, लेकिन जब इकट्ठा करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार इसकी ट्रेनिंग आपको हर टॉपिक में देता जाऊँगा कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ज़रा सोचो भाई क्या करना है, P&L में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, और वही सवाल इकट्ठे होकर 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप अलग अलग सीखेंगे, फिर इकट्ठा भी करेंगे। ओके, तो जल्दी से बताएं जी क्या जाएगा, इससे रिलेटेड क्या जाएगा। पास हो गए तुम? अब क्लास के बाद मिलना मुझे, जब भी डालना मुझे, ठीक है। अच्छा जी, छाती मार के ना वो खुशी खुशी आया, मुझे लग गया तो पता क्या कह रहा था। हाँ, बैलेंस शीट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है इससे रिलेटेड, PPE। और PPE की ये कहाँ नज़र आएगा? नॉन करंट एसेट्स में। पर्चे में पूरा लिखना, NCA ना लिखाना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब क्या करें जी, कॉस्ट पकड़ें, फिर डेप्शन माइनस करें, फिर ये करें, फिर वो करें, और पागल लोग कहेंगे पागल ही होए। 30/9/16 की बैलेंस शीट है, और 30/9/16 की बैलेंस शीट में इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के इस प्लांट की बुक वैल्यू जानी है, वर्किंग में अवेलेबल है। मैंने आपको IAS 16 में भी MCQ की एक रीवैल्यूड एसेट वाले MCQ की वर्किंग करके बताया था कि ये बैलेंस शीट के अंदर चला जाना है, उस वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रहा था, ठीक है। याद आया, वो जो पास पेपर 4 रहता है ना, वो भी मैं पहले अपलोड करने लगा था पुराने वाला, फिर मैंने कहा नहीं, उसमें भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स, ताकि अलग से हर चीज़ आती है, वर्किंग करनी आती है, जर्नल एंट्रीज करनी आती हैं। सर नोट भी अब तो बनाना महसूस हो रहा है कि आने लग गया है। वैसे कितने बच्चों को लगता है कि नोट अभी भी नहीं बन सकता हमसे? 60-70% भी नहीं बनता, 60-70% भी नहीं बनता, तो फिर हाथ थल्ले करो, इससे ज़्यादा तो मुझसे भी नहीं बनता जी ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। नोट बहरहाल आसान होता है, लेकिन ऐसा भी सरप्राइज होते हैं ना, इस दफ़ा उसने नोट दिया ही नहीं, कर लो फिर कमाई। एक ही काम तो नहीं ना, जर्नल एंट्री तो सबसे पहले खत्म करते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स की तरफ मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो जाएगा, नहीं गया तो इस बार तो ज़रूर ही चला जाएगा इंशाल्लाह, देखोगे आप। बाकी हमने हर चीज़ सीखनी। GPPE के अंदर वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दो और 112 लिख दो, और कुछ नहीं। बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस पर, गप्पों में, गप्पा ही है सर, सब मकसद ही यही है सर, है ना।
गप्पे लगाते रहते हैं आप। चलें जी, ये एक्सट्रैक्ट्स थे। अब नंबर इसके वो करके ना छोड़ाना पर्चे में। एक्सट्रैक्ट्स पार्ट 2 शुरू करें।